सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे साथ अनिकेत प्रेजेंट है और अनिकेत का प्लेसमेंट एलएनटी में हुआ है। साथ ही साथ अनिकेत ने बहुत सारी अचीवमेंट्स कॉलेज के दौरान गेन की हैं, जैसे कि आईसीएमआर विनर, एराथॉन 2022 विनर और साथ ही साथ एग्जिबिटर इन इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022। तो अनिकेत से हम जानेंगे कि इतनी सारी अचीवमेंट्स कम टाइम में कैसे उन्होंने गेन किया, साथ ही साथ उन्होंने सोसाइटीज़ और प्लेसमेंट्स को कैसे साथ में मैनेज किया। ये सारी बातें एक एक करके हम अनिकेत से जानेंगे। तो अनिकेत, पहले आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम अनिकेत चौरसिया है। मैं बीटेक फाइनल ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। तो बेसिकली जो सोसाइटीज़ होती हैं, मैं कई सारी सोसाइटीज़ में हूँ, जैसे अपना ये IEEE हो गया, ठीक। ऐसे ही मैं फाइनल ईयर में आके मेंबर बना था एरिया मॉडलिंग क्लब का। फिर रोबोटिक्स क्लब में मैं सेकेंड ईयर से मेंबर हूँ। डे स्कॉलर्स क्लब में मैं फर्स्ट ईयर से मेंबर हूँ। लास्ट फाइनली ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल, ये इंपॉर्टेंट सेल अपने कॉलेज का, क्योंकि बच्चों का प्लेसमेंट इसी पर डिपेंड करता है। और एक सोसाइटी भी नहीं कहूँगा, क्लब भी नहीं कहूँगा, हमारे कॉलेज में एक IoT लैब है, उसका भी मैं पार्ट रह चुका हूँ। और वहाँ पे बेसिकली जो ये एरेथॉन 2022 विनर, ICMR विनर और ये एग्जिबिटर इन इंडिया मोबाइल कांग्रेस, सब ये तीनों वहीं की देन है। कि अगर मैं वहाँ पे ड्रोन टेक्नोलॉजी नहीं सीखता तो शायद आज मैं वहाँ पे होता भी नहीं, जहाँ पे ये विनर का पोजीशन मुझे टैग दिया गया है। ओके अनिकेत, तो जैसा आपने बताया कि आपका जो भी जितना भी ग्रोथ हुआ है वो सारा सोसाइटी के कारण ही हुआ है, और जो भी कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, जितने भी आपके अंदर स्किल्स आई, वो सोसाइटी के बदौलत ही है आज। तो अब बात करते हैं हम सोसाइटीज़ के बारे में कि सोसाइटीज़ का जो प्रोसेस क्या होता है, क्या कैसे उसमें सिलेक्शन होता है, क्राइटेरियाज़ क्या होती हैं, ये सारी हम बातें करते हैं आपसे। तो अनिकेत, जैसे आपने बताया, काफ़ी सारी सोसाइटीज़ का नाम बताया, तो इंडक्शन प्रोसेस क्या होता है हर सोसाइटी, मतलब मेनली एक कॉमन इंडक्शन प्रोसेस होता होगा हर सोसाइटी का, तो इंडक्शन प्रोसेस को एक्सप्लेन करिएगा। तो जो सोसाइटीज़ का कॉमन इंडक्शन प्रोसेस होता है वो ये होती है कि बेसिक वो आपका पहले इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि बच्चा जो है वो कितना मैसेज कन्वे कर पाता है। फिर इसको टेक्निकलिटीज़ क्या आती है कि जैसे टेक्निकल में सोसाइटीज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी ऐसे कोडिंग का नहीं होता है, या फिर आपको ये स्टैक आनी चाहिए। सोसाइटीज़ में क्या होता है कि बेसिकली हमें मेन फोकस है पोस्टर बनाने पे, तो आपको फ़ोटोशॉप आनी चाहिए। आप एक अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख लें ताकि आप नोटिसेस बना पाएँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि सोसाइटीज़ आपको सब कुछ सिखाती है, लेकिन जो आपको आपके जीवन में मैनेजरियल स्किल्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो वो हमें सोसाइटी से सीखना होता है, और वही सिखाती भी। अगर आप सोसाइटी में जा रहे हैं, आप चुपचाप बैठ जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो वो भी कोई फ़ायदा नहीं करेगा। आप अपना बात दूसरे के सामने कैसे कन्वे कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सामने वाले को आप ये कन्विंस कर रहे हैं कि आप मेरा चीज़ लो। जैसे हम सोसाइटीज़ में कोई इवेंट कराते हैं, तो एक तरीके से हम अपने इवेंट को पिच करते हैं ना पब्लिक के सामने, आप आओ मेरे इवेंट में पार्टिसिपेट करो। तो वो एक स्किल है, किसी को सामान बेचना आना एक सबसे इंपॉर्टेंट स्किल। आप जैसे बार्गेन नहीं करते हैं, जो बंदा बार्गेन नहीं कर पाता, क्यों नहीं कर पाता है? या तो वो इंट्रोवर्ट है, वो कहीं कुछ सीखा ही नहीं है कि भाई कैसे करना होता है, या सामने वाले कैसे मैं कन्विंस करके वो मेरे बात पे आ जाए। समझ रहे? ये सोसाइटी का इम्पोर्टेंस होता है। और दूसरी चीज़, जैसे इंडक्शन की बात की जाए तो मैक्सिमम सोसाइटीज़ में सेकेंड ईयर में इंडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर एक बच्चा आता है, सोसाइटीज़ के इवेंट को इन्जॉय करता है, फिर इन्जॉय कर लिया, तो हम ये देखते हैं कि भाई वो कितना कैपेबल है, कितना सीख पाया इवेंट को देख के, तो उस पर हम लोग इंटरव्यू लेते हैं। फिर इंटरव्यू के बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग निकालते हैं कि हाँ ये बच्चा हमें इतना कन्विंसिंग लगा, इसलिए हम इसे लेंगे, इसके पास स्किल्स है इसलिए हम इसे लेंगे। और फिर उसके बाद एक कई बार कई सोसाइटीज़ में फैकल्टी इन्वॉल्व होती है, तो फैकल्टी राउंड हो जाता है, नहीं तो फिर फाइनल रिजल्ट निकलता है। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल क्या होता है, जैसे कि मैं बताया कि अभी पहले की सोसाइटीज़ में सेकेंड ईयर में इंडक्शन होता है। TNP में क्या होता है कि हम थर्ड ईयर में इंडक्शन कराते हैं, मतलब सेकेंड ईयर के एंड में। बाकी में सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग या थर्ड ईयर या सेकेंड ईयर के एंड में। तो उसमें क्या होता है कि उसमें रिटन टेस्ट लेते हैं, जैसे कंपनी का होता है ना, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका PI होगा। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाते हैं तो हम लोग PI के पहले ग्रुप डिस्कशन राउंड ले लेते हैं ताकि शॉर्ट लिस्टिंग आसानी से हो जाए। फिर एक हमारे जो TPO है प्रोफेसर VK द्विवेदी, उनके साथ एक राउंड होता है। फिर जो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होते हैं वही फाइनली सेलेक्ट होते हैं।
ओके अनिकेत, तो मुझे लगता है आप सबका जो भी डाउट होगा सोसाइटी से रिलेटेड वो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे, कि क्या इंडक्शन प्रोसेस होता है और क्या क्या बेनिफिट्स होता है और कौन कौन सी स्किल आपको चाहिए होता है। ये सारी बातें अनिकेत ने एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक और डाउट जो नॉर्मली बच्चों मतलब जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनके दिमाग में आता होगा कि पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी मिलती हैं हर ईयर में। तो इसके बारे में एक बार डिटेल में अनिकेत समझाना। तो नॉर्मल सोसाइटीज़ में पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा नहीं होती है। जैसे आपका फर्स्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर जाता है, मेन पोजीशन होती है आपका फाइनल ईयर में। फाइनल ईयर में क्या होता है कि कोई चेयरपर्सन बना, कोई सेक्रेटरी बना, कोई जॉइंट सेक्रेटरी बना। ये सब क्या होता है कि एक मैनेजरियल बॉडी होती है, सबका अपना काम डिसाइडेड होता है, वो उस तरह से बच्चों को काम बांटते हैं। उसी तरह एक ट्रेजरर जो फंड मैनेजिंग सिस्टम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है सोसाइटी में, तो इसलिए ट्रेजरर का पोस्ट होता है। उसके बाद कन्वेनर का पोस्ट होता है जो कि हमारा बात फैकल्टी से कन्वे करेगा, फैकल्टी के बाद हमें कन्वे करेगा। ये फैकल्टी सबसे मिलती नहीं है, ठीक। फिर अगला होता है सोशल मीडिया हैंडलर। जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सब चीज़ पब्लिसिटी हमारा सोशल मीडिया पे डिपेंड करता है। फिर आती है हमारी टेक्निकल टीम, फोटोग्राफी टीम। अब नाम से क्लैरिफाई होता है कि टेक्निकल टीम क्या करेगी, पोस्टर्स बैनर्स का डिज़ाइनिंग करेगी, या फिर कुछ भी ऐसा म्यूज़िक सिस्टम इंस्टॉल करना हुआ, या हमें कुछ अपने हिसाब से वीडियो एडिटिंग करानी है, तो वो सब टेक्निकल टीम करती है। डिज़ाइनिंग टीम होती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिज़ाइनिंग टीम ही होती है। क्यों? क्योंकि जितना हमारी पब्लिसिटी होती है, जो ऑन पेपर पब्लिसिटी होती है, बैनर हो गया, फ्लैक्सेस हो गए, पोस्टर हो गया, वो डिज़ाइनिंग टीम कराती है। फिर अगली होती है टीम हमारी वीडियो एडिटिंग की, वो जो हम सोशल मीडिया पे वीडियोस डालते हैं वो ये लोग करते हैं। सोशल मीडिया पे मतलब सबका एक इंटरकनेक्शन होता है कि सब टीम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रही तभी काम हो रहा है, ऐसे नहीं हो सकता है। फिर आता है हमारा एडिटोरियल टीम, नोटिसेस, जो फिर राइटअप्स होते हैं वो एडिटोरियल टीम करती है। तो ये पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सब सोसाइटी में लगभग सेम होता है, बस नाम चेंज हो जाता है। किसी में कोई सेक्रेटरी हो गया, किसी में कोई प्रेसिडेंट हो गया, किसी में कोई चेयरपर्सन हो गया, ऐसे ही सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होता है। तो अनिकेत, जैसा आपने बताया कि पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, तो मुझे लगता है कि जो भी डाउट्स होंगे आपके वो क्लियर हो चुके होंगे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके। अब बात करते हैं बेनिफिट्स से रिलेटेड, कि क्या क्या बेनिफिट्स होती हैं, क्या क्या प्लेसमेंट्स में अगर हम बैठते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स जो सोसाइटी की तरफ से मिलते हैं वो कितना बेनिफिशियल होता है प्लेसमेंट्स के लिए, या फिर और भी चीज़ें क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल जाती हैं सोसाइटी से, उसके बारे में बताइए। तो बेनिफिट्स की बात करें तो टेक्निकल बेनिफिट्स कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि जो टेक्निकल स्किल्स आप बीटेक के स्टूडेंट होते हैं और आपको जो टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए वो होती है आपकी कोर सब्जेक्ट की नॉलेज। अगर आप सीएस में, आईटी में या इलेक्ट्रॉनिक्स में और आप आईटी जॉब की तरफ इंक्लाइंड है तो आपको कोडिंग आनी चाहिए। जैसे कि लोग बेसिकली ये चाहिए कि डीएसए आना चाहिए, कंप्यूटर नेटवर्क्स आना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर्स आने चाहिए, फिर हमारा जब वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। फिर कोर में आते हैं हम लोग, तो हमें हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे हम इलेक्ट्रिकल के हैं तो हम लोग बेसिकली पावर सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे फोकस करते हैं। तो ये सब चीज़ सोसाइटी से सीखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जो आपको जो अपने अंदर की बात कन्वे करना है, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है, कई बच्चे इंटरव्यू को इस तरह मिसअंडरस्टूड करते हैं कि भाई इंटरव्यूअर पूछेगा हम जवाब देंगे। ऐसा तो एग्जाम में वाइवा होता है, वाइवा से डिफरेंस क्या है इंटरव्यू का? इंटरव्यू में बातचीत होती है, तो वो बातचीत का तरीका आप सोसाइटी में बोल के काम करके सीखते हैं। आपको पता कहाँ पे किस बात पे कितना जोर डालना है, किस बात को किस तरह बताना है इंटरव्यूअर को कि उसको बुरा भी ना लगे और आपकी बात भी कन्वे हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को, गलत बात ही होती है लेकिन उसको हम ऐसे प्रेजेंट करते हैं ना कि वो सामने वाले को सही लगती है, और सामने वाले को वो हम लोग ये सीखते हैं सोसाइटी में रह के कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है। हम उसको एग्जैक्ट वही बात बताते भी हैं कि आप ये सुनना चाहते हो, आप मेरी बात मेरे मुंह से इस तरीके से सुन लो। तो अनिकेत, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सोसाइटीज़ के, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव हो जाती हैं, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको सोसाइटी से सीखने को और समझने को मिलेंगी। तो यहीं पे मुझे लगता है आपके जो भी डाउट्स होंगे बेनिफिट से रिलेटेड वो क्लियर हो चुके होंगे। अब बात करते हैं हम प्लेसमेंट कि अनिकेत का भी प्लेसमेंट एल&टी में हो चुका है, तो हम थोड़ा प्रोसेस जानेंगे और साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ ये सब बातें करते हैं अनिकेत से। तो अनिकेत, पहले आप प्रोसेस के बारे में बताइए, प्लेसमेंट के क्या था। तो बीइंग अ टीएनपी मेंबर मेरे पास एक प्रॉफिट रहता है कि मेरे को कंपनी का प्लेसमेंट प्रोसेस पहले से पता रहता है।
लेकिन ये एक वो नहीं होता है कि आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, श्योर है। ये LNT बहुत बाद में कंपनी आई थी, मेरा पहले प्लेसमेंट नहीं होता, पहले भी कंपनी में मैं बैठा था। तो LNT का ये पहली बात क्राइटेरिया ये होता है कि आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, नो प्रीवियस बैकलॉग, नो ऑनगोइंग बैकलॉग। दूसरा, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियरेंस होना चाहिए, 10th हो, 12th हो, या आपका BTech का भी कोई एग्ज़ाम हो। ईयर गैप 1 ईयर का होता है, वो भी 12th के बाद, उसके ना पहले होना चाहिए ना BTech के दौरान आपका गैप होना चाहिए। दूसरी चीज़, LNT में 3 राउंड होते हैं। पहला ये होता है कि आपका टेस्ट होगा, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर अगला होगा इंटरव्यू राउंड, उसमें टेक्निकल पूछते हैं, HR क्वेश्चन पूछते हैं। फिर तीसरा होता है मेडिकल। मेडिकल भी क्लियर करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बच्चे मेडिकल में भी छट जाते हैं, क्योंकि ये कोर कंपनी की है और इसमें मेन जॉब होता है फील्ड का। अगर बंदा अनफिट है तो फील्ड में जॉब ही नहीं कर सकता है। हाँ। तो इस वजह से मेडिकल भी प्रॉपर इम्पोर्टेंस रखता है इसके प्लेसमेंट प्रोसेस में। ओके अनिकेत, तो प्लेसमेंट्स का आपने अच्छा हमें समझा दिया क्या प्रोसेस होता है। और गाइस, आपको डिटेल में अगर जानना है प्लेसमेंट्स के बारे में LNT का या किसी और कंपनी का, तो चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं डिटेल में। साथ ही साथ अब हम बात करते हैं जो कुछ आपके अचीवमेंट्स है उसके बारे में। जैसे एरोथॉन 2022 के आप विनर रह चुके हैं, तो उसके बारे में बताइए कि उसमें आपने कैसे पार्टिसिपेट करना शुरू किया, क्या आपका उसमें कैसे वो उस फील्ड में आप गए। वैसे तो वो EC का फील्ड होता है, तो इलेक्ट्रिकल से कैसे आपने उस फील्ड में मतलब किया एंटर। तो जैसा कि मेरा कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमें कोविड बैच बोला जाता है, क्योंकि हमारा एडमिशन 2020 में हुआ था। तो उस समय हम लोग घर पे रहते थे, तो सब चीज़ ऑनलाइन चलता था। तो मेरे को कोडिंग में भी इंटरेस्ट था, तो मैं 1 साल प्रॉपर DSA किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरा कोडिंग नहीं आता है, मेरे को अच्छे से आता है DSA। और लेकिन फिर ये हुआ कि मैं उससे बोर हो गया, मैं चीज़ों से जल्दी बोर हो जाता हूँ। ठीक, उसके बाद मैं कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसा, क्योंकि किसी ने बोला कि भाई ऑर्डिनो कोई माइक्रो कंट्रोलर होता है, उस पर देखो क्या कर सकते हैं। तो उसमें घुसा, तो फिर मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखी। भाई इससे बॉट बना सकते हैं, इससे कार बना सकते हैं, इससे ड्रोन बना सकते हैं। और जैसे ड्रोन उस टाइम में बहुत फैसिनेटिंग चीज़ थी, क्योंकि उस समय वो स्टार्टिंग था ड्रोन का। उस समय एक नई नई कंपनी आई थी बॉट लैब डायनेमिक्स करके, जो कि इंडिया में लाइट शो करती थी, ड्रोन शो करती थी। तो उस वजह से उसका बहुत ज़्यादा मतलब फैंटेसी होता है ना बच्चों की, कि भाई मेरे को भी ड्रोन उड़ाना है, नॉट एज अ खिलौना, एज फॉर अ गुड पर्पज़। आप शादियों में ड्रोन देखे होंगे, तो बच्चे चाहते हैं कि भाई हाँ मेरे को उससे खेलना है। ठीक, तो वो चीज़ मेरे को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ दिखी कि मेरे कॉलेज को एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से प्रोजेक्ट मिला था। उसमें ये था कि हमें एग्रीकल्चर ड्रोन बनाने थे। तो वहाँ पे हमने एग्रीकल्चर ड्रोन तो बनाया, लेकिन हमें वहाँ से कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो कि एक बच्चे को सोचने में मिलती है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आप ड्रोन बना रहे, आपका प्रोजेक्ट खत्म, आप छोड़ दीजिए उस चीज़ को। लोग ऐसे करते हैं, लेकिन लोग ये नहीं देखते उससे और क्या क्या फ़ायदे हैं। तो हम लोग जब इधर उधर रिसर्च किए, तो हमें ये मिला कि जो एरेथॉन एक कंपटीशन होता है जो ऐसे ही कराता है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स इस कंपटीशन को कराती है। तो हमें सिखाने वाला कोई था नहीं, कि भाई हमें पास प्रोजेक्ट था, हमें ये नहीं पता था ड्रोन कैसे बनाते हैं, बस था प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। किसी तरह डेडलाइन आ रही थी फरवरी 2022 में। तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग यूट्यूब का हेल्प लिए। हम लोग क्या किए कि डॉक्यूमेंटेशन, जो फ्लाइट कंट्रोल होता है उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना स्टार्ट किए, और वो सब पढ़ के हम लोग फिर ड्रोन बनाए। मतलब कई घंटों की स्टडी लगती है उसमें। और जैसा कि उस टाइम हमारा खाली समय था, तो हम लोग ये चीज़ को उस समय को यूटिलाइज़ किए ये चीज़ सीखने में। और वही ड्रोन हम लोग ICMR में लेके गए, वही ड्रोन इंडिया मोबाइल कांग्रेस में लेके गए, और हमें बहुत सारी प्रशंसाएँ मिली, हमें बहुत लोग एक्नॉलेज किए, अप्रिशिएट किए। तो ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो मैंने सीखी है, वो मतलब मेरा पैशन बन चुका है। अगर मुझे कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं शायद इस पर स्टार्टअप भी स्टार्ट करूँ। तो अनिकेत, जैसा आपने बताया कि आप एरोथॉन 2022 के विनर थे और काफ़ी कुछ सीखने को आपको वहाँ से मिला। तो अनिकेत, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या गाइडेंस दोगे और वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर उनका भी मन है पार्टिसिपेट करने का? तो जो एरेथॉन है वो साल में एक बार होता है,
उसका रजिस्ट्रेशन हर साल 15 मार्च को क्लोज हो जाता है। 10 मार्च के आसपास स्टार्ट होता है, 15 मार्च को क्लोज हो जाता है। ठीक, उसके लिए पहली बात आपको SAE का मेंबर होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। उसका मेंबरशिप फीस होता है 472 रुपीज़। आपका SAE का मेंबर होना चाहिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। प्लस में आपको एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए फ्लाइट कंट्रोलर्स पे और ड्रोन बिल्डिंग पे। ड्रोन बिल्डिंग क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक 3D प्रिंटेड ड्रोन बनाते हैं और वो पूरा ड्रोन हम लोग अपने लैब में बनाते हैं, कहीं से आउटसोर्स नहीं करते हैं। फ्रॉम स्क्रैप टू एडवांस एक एक चीज़ हमारे लैब में बनती है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि ये फ्लाइट कंट्रोलर की नॉलेज होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा इन द सेंस कि डेटा शीट्स, डॉक्यूमेंटेशन जो आप फ्लाइट कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि टेक्नोलॉजी खुद में नहीं है। आपको खुद रिसर्च पेपर पढ़ने पड़ेंगे कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव उसको कंप्लीट करने के लिए क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं। हम लोग ने कई हज़ार पन्ने के रिसर्च पेपर पढ़े हैं, कई हज़ार पन्ने के डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है, तब जाके हम यहाँ पे आए हैं। ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ये सब करेंगे तब कुछ होगा। कुछ भी करने के लिए एक स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक, अब मेरे इसमें इंटरेस्ट है इसलिए मैं इसे पढ़ा, मेरा इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है इसलिए मैं उसे पढ़ रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई बिना इंटरेस्ट के, अगर कोई IT फील्ड में भी जॉब लेता है तो वो भी एक कोर्स कंप्लीट करता है, एक पाथवे फॉलो करता है, और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। सब मेहनत की बात है, ऐसा नहीं कि फर्स्ट ईयर के बच्चे नहीं कर सकते। भाई कोई BTech करना है, कोई भी ये चीज़ कर सकता है, बस पढ़ना इंपॉर्टेंट है कि आप कितना पढ़ाई करते हैं, कितना उसके बारे में नॉलेज गेन करते हैं, रेदर बी इट योर फील्ड और एनीवन एल्स। तो अनिकेत, मुझे लगता है जो भी डाउट्स होंगे जो व्यूअर्स हैं और या फिर जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उनके एराथॉन से रिलेटेड वो क्लियर हो चुके होंगे अभी तक। अब फाइनली आप एक शॉर्ट मैसेज दे दीजिए अपने जूनियर्स को जो आपको देख रहे हैं कि लाइफ में कैसे ग्रोथ करें, और इतनी सोसाइटीज़ जो आपने ज्वाइन की उससे आपको क्या सीखने को मिला, और क्या सजेशन देना चाहते हैं अपने जूनियर्स को। तो पहली बात, इतनी सोसाइटीज़ नहीं ज्वाइन करनी है जो मैं सीखा हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि आप फिर अपने पढ़ाई को उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगर आप ज़्यादा सोसाइटीज़ में रहते हैं, सोसाइटीज़ उतनी ही ज्वाइन कीजिए जितने में आपका काम हो जाए, मैक्सिमम 1 या 2, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सोसाइटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप उसके बिना भी कुछ नहीं कर सकते। उसके बिना भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आपका एफर्ट ज़्यादा लगेगा। सोसाइटी में आप एफर्ट देंगे तो आप एक कॉलेज लाइफ भी इंजॉय करेंगे, साथ में आपकी बहुत लोग से बॉन्डिंग बनेगी, चाहे वो आपका जूनियर ईयर हो चाहे सीनियर ईयर हो। ठीक, और मैं बेसिकली बच्चों को यही मैसेज दूंगा कि इंजॉय करो, पढ़ाई करो, और साथ ही साथ में एक अच्छा प्लेसमेंट लो। ओके अनिकेत, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस टू योर जूनियर्स। मुझे लगता है कि अब यहाँ पे सेशन हम एंड करते हैं, और आपके जो प्रीशियस टाइम आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस, और भी ऐसी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी सीनियर्स आपको गाइडेंस के लिए हमारे चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।